साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा, प्रेरित विद्युत धारा पढ़ा। अब आपके एक टॉपिक दे रखा है औसत चुंबकत्व। औसत चुंबकत्व सुन लेना पहले। दिख रहा है क्या बेटा? औसत नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा क्या? अभी दिख जाएगा। औसत चुंबकत्व। बातें मत करो जल्दी से। ये वाला टॉपिक आपसे ही कहता है कि आप औसत मतलब है कि यार चिकित्सा में चुंबकत्व का क्या महत्व है क्या? अभी हमने पढ़ के निपटे हैं। हाँ, चिकित्सा में या फिर मेडिकल विभाग में चुंबक का बहुत महत्व है, क्योंकि हमें पता है हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो आवेगों का संचरण कराता है। बोलो, दोबारा सुन लो बेटा। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सूचनाओं को लाता ले जाता है। और मैंने आपको पढ़ाया था, तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था कि सूचनाएं विद्युत आवेग या रासायनिक आवेग के रूप में गमन करती हैं। और जहां पर विद्युत आवेग का नाम आ गया मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है साहब। बोलो, अरे जरूरी नहीं कि करंट के समान विद्युत धारा हो, सूचना तो जा रही है। और विद्युत जा रही है तो विद्युत के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा नहीं हो रहा होगा हमारे शरीर में। बोलो, मतलब हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जैसे हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक तो मस्तिष्क और एक हृदय। इन दोनों में तो चुंबकीय क्षेत्र बनता ही बनता है। अब सुन लो, चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही हमारे शरीर के अंगों का प्रतिबिंब बनता है। किसकी वजह से? चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। इस वजह से हमने वैज्ञानिकों ने एक टेक्निक, एक मशीन बनाई जिसको बोलते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, जिसके द्वारा हमारी जांचें होती है और आंतरिक अंगों का फोटो बन के बाहर आ जाता है। और वो आंतरिक अंगों फोटो इस वजह से बन रहा है बेटा कि आपके शरीर में ऑलरेडी क्या कौन सा क्षेत्र उपस्थित है। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता ना तो आपका MRI नहीं होता। समझ गए? और वैसे सभी जीवों में होगा, क्योंकि जिन जीवों में सूचनाओं का संचरण होता है, जिन जीवों में आवेगों का संचरण, उनमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मेरे में नहीं, एक कुत्ते में, एक बिल्ली में, गाय में, भैंस में, कोई सा भी जीव हो, सब में संवेदना होती है। अरे बोलो, सब में संवेदना होती है, क्योंकि सब में तंत्रिका तंत्र है या नहीं है? तंत्रिका तंत्र है तो आवेगों का गमन होगा नहीं होगा? आवेगों का गमन होगा तो विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो फिर बाहर से मशीन के द्वारा उसका फोटो अंदर के अंगों का फोटो आएगा नहीं आएगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाने में काम आता है। अरे तो यही तो कह रहा है औसत चुंबकत्व। तो क्वेश्चन बन जाता है कि चुंबकत्व का चिकित्सा में या मेडिकल विभाग में चुंबकत्व का क्या महत्वपूर्ण है, योगदान है? तो हाँ, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि चुंबक के द्वारा हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है और आंतरिक बीमारी को पता लगाया जा सकता है, जिससे डॉक्टर इलाज करके हमें स्वस्थ कर देगा। आगे बात समझ में? तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बना लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि चिकित्सा विभाग या औषध विभाग बोल सकते हैं, या औषध विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? चिकित्सा विभाग में चुंबकत्व क्या महत्व है? दिख रहा है ना? बोलो। यहां पर लिखते हैं जीवों के शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं में आवेगों का संचरण होता है। ये आवेग विद्युत आवेग होते हैं। इस कारण इस विद्युत आवेग से शरीर में चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। बातें मत करो, तुम्हें समझ में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बातें करते जाओ, क्योंकि इसमें आवाज़ आती है वीडियो। बार बार बोल दिया, चुपचाप अपना काम किया करो।
होता है ये आवेग चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। बात नहीं आगे बढ़े और यह चुंबकीय, ये भी लिख लेते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र, बोलो ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 1 अरबवां भाग, मतलब बहुत छोटा है ना, लिख भी लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है, ऐसे बोल देते हैं, बहुत कम होता है। कोष्ठक में क्या? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 1 अरबवां भाग, 1 अरबवां भाग, कोष्ठक बंद, खत्म। चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है। अब लिख रहे हैं इंपोर्टेंट, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही, इस चुंबकीय, देखो मैंने इन्वर्टेड कॉमा बंद किया है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही शरीर के आंतरिक अंगों, मुख्यतः, बोलो क्या? मुख्यतः कौन कौन से अंग हैं? मुख्यतः हृदय एवं मस्तिष्क। आगे बात समझ में? वैसे सबका होता है, इन दोनों के लिए, और के लिए तो अपन एक्सरे करा लेते हैं, सीटी स्कैन, लेकिन एमआरआई, मस्तिष्क के लिए एमआरआई कराएंगे, है ना। हार्ट के लिए भी अपन क्या कराएंगे? एमआरआई। वैसे हार्ट के लिए ईसीजी होता है। ईसीजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऐसे देखा होगा आप, कभी कभार आप जो सीरियल देखते हो उसमें आता है ना, ऐसा, है ना, ऐसा। ये क्या है? ईसीजी। क्या है बोलो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। पढ़ेंगे बाद में, बड़ी क्लास में, जब 11वीं में बायोलॉजी लोगे तब पढ़ेंगे, है ना, अभी नहीं पढ़ेंगे। हृदय एवं मस्तिष्क, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनता है, जिसका इमेज, जिसका प्रतिबिंब, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। इसी वजह से हमें पता लगता है कि यार चुंबक हमारे शरीर लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं, अगर हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो प्रतिबिंब नहीं बनता, अंदर कुछ भी हो रहा है उसका तो बाहर पता ही नहीं चलता डॉक्टर को यार क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा ही प्रतिबिंब बनता है। अब आगे थोड़ा सा इतना लिख सकते हैं कि इस प्रतिबिंब को बनाने वाली मशीन को क्या कहते हैं? एमआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एमआरआई कहते हैं। ठीक है, ये चुंबकत्व का महत्व है। अतः प्रतिबिंबों के बनने से यह पता लगता है, अच्छा छोड़ो इसको छोड़ो। अतः चुंबकत्व हमारे शरीर या चिकित्सा में बहुत महत्व रखता है। समझ गए? दिख रहा है बेटा? देखे नहीं दिख रहा? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि एमआरआई का पूरा नाम लिखे, तो इसको लिख ही लेते हैं, नोट में लिख लेना कहीं भी। ऊपर का दिख रहा है क्या? देखें, दिख रहा है क्या? एमआरआई का पूरा नाम है। इंग्लिश में लिखो तो बहुत ही अच्छी बात है, हिंदी में लिखो तो कम अच्छी बात है ना। दोनों में लिखे तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है ना। एमआरआई मतलब वही क्या? एम मतलब मैग्नेटिक, आर मतलब रेजोनेंस, आई मतलब इमेजिंग बोल, इमेजिंग, मैग्नेटिक, ये कर लो। इसको हिंदी में बोलते हैं मैग्नेटिक, मतलब चुंबक। मैग्नेट मतलब क्या? तो चुंबकीय। रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद। अनुनाद का साइन ये होता है। रेजोनेंस कोचिंग है ना, रेजोनेंस कोचिंग का नाम सुना है? उसका साइन है। सर हमें क्या मतलब है? अनुनाद प्रतिबिंब, ये पूरा नाम लिख लेना। चलो बेटा, हमारा अगला टॉपिक है आपके कि घरेलू विद्युत परिपथ। सुन लेना, अब दोबारा और समझ में आएगा। घरेलू विद्युत परिपथ, अरे इसमें क्या कहना चाहता है पहले समझ लो। सबके घरों में तार या केबल सबके घरों में आ रहा है, सबके घरों में लाइट आ रही है।
तो हमें बस किताब के अनुसार ये कह रहा है कि घरों में 3 तार आते हैं। कितने तार आते हैं? या 3 केबल आती है, 3 प्रकार की, जिसमें आपके लाल वाली केबल आती है। कौन सी केबल आती है? लाल का मतलब है कि उसके ऊपर कवर कौन सा है? लाल। कौन सा कवर है? तार तो अंदर का वही तांबे का रहेगा। तो साहब ये लाल विद्युत रोधी जो कवर की जो केबल है, ये आपका काम करेगी फेस का। क्या करेगी? फेस। इसको बोलते हैं विद्युत मय तार। क्या बोलते हैं? विद्युत मय या विद्युन्मय तार। इसी में ही लाइट आती है साहब, करंट इसी में आता है। मेन तो यही है, इसको मत पकड़ लेना, लेकिन अभी दूसरा दावा बोले उसको पकड़ लेना, नहीं मरोगे, है ना। सुन लो आगे, देखो बातें मत करो। अगला जो केबल है वो काले रंग का आता है। बोलो कौन से रंग का? काले रंग का। काले रंग का मतलब कि उसके ऊपर जो कवर है ना वो काले काले रंग का है साहब। सुन लो बेटा, अब इस काले रंग को इसके साथ लाना जरूरी है, क्योंकि ये रहता है न्यूट्रल। क्या रहता है? न्यूट्रल मतलब उदासीन रहता है। क्या रहता है? बोलो। ये उदासीन जरूरी है, फेस के साथ न्यूट्रल जरूरी, तब जाके आपके घरों में लाइट आएगी। अब इसमें करंट नहीं आता क्योंकि तो क्या है? उदासीन है। ये धनावेश है। क्या है? बोलो। धनात्मक होता है। ये क्या होता है? बोलो। धनात्मक होता है बेटा, और ये उदासीन होता है। अब एक और आता है हरे रंग की केबल। कौन से रंग की केबल? मतलब उसके ऊपर हरे रंग का कवर रहता है। अब इस केवल समझा रहे अपन। हरे रंग की केबल क्या करेगी? ये इसको बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? मतलब भू संपर्कित तार होता है। ये भू संपर्कित तार ये ऐसा है, ये हमारे घरों में लगाना जरूरी है। अगर आपने लाइट के साथ इस तार को नहीं लगाया तो बड़े बड़े उपकरण, जैसे मान लो फ्रिज चला रहे हो आप, या गीजर चला रहे हो, या हीटर चला रहे हो, ये बड़े उपकरण है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आपकी विद्युत शक्ति खींचते हैं। बोलो खींचते हैं, ज्यादा वाट के होते हैं ना। हमने पढ़ा था, कोई तो मान लो 400 वाट का है, कोई 1000 वाट का है, कोई 2000 वाट के, नहीं होते क्या? अरे घर पे इंडक्शन होता है ना, 1800 वाट के होते हैं। अब उनके लिए याद हो तो इंडक्शन में कभी 2 तार नहीं रहते। जो 2 तार लगाता है ना वो फिर रोता है। घरों में उसके ना वो जो बोर्ड लगे वो सब जल जाते हैं। उसमें 3 तार जरूरी है। एक तार क्या काम आता है? भू संपर्कित तार। मतलब ज्यादा लाइट खींच रहा है ना, कभी कभार अर्थ और फेस दोनों मिल जाते हैं तो बोलते हैं 2 फेस हो जाते हैं। बोलते हैं ना, वो 2 फेस का मतलब ये अर्थ और फेस दोनों मिल गए, सॉरी क्या, उदासीन और फेस दोनों मिल गए, तो हमारे घरों पे जो उपकरण जल जाते हैं, नुकसान हो जाता है। उसके लिए हमें क्या लगाते हैं? हरे रंग की, मतलब एक और तार लगा, इसकी बोलते हैं अपन क्या? भू संपर्कित तार। तो इसमें 3 परिभाषा लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे बेटा। विद्युन्मय तार किसे कहते हैं? वह तार जिसमें मेन विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके ऊपर लाल रंग की विद्युत रोधी प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है या विद्युत रोधी केबल का कवर चढ़ा होता है, इसको बोलते हैं विद्युत रोधी तार, सॉरी विद्युन्मय तार। अगला आता है न्यूट्रल या उदासीन तार किसे कहते हैं? यह भी वही तांबे का तार है जिसके ऊपर काले रंग का कवर चढ़ा होता है, उसे बोलते हैं अपन उदासीन तार। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। एक होता है हरे रंग का, जिसको बोलते हैं भू संपर्कित तार। क्या होता है ये हमें बिजली के, मतलब बिजली ज्यादा आने से उपकरण बचाने में काम आता है, और हमारे घरों में करंट ना फैले वो भी काम आता है। याद हो तो हमारे स्कूल में कभी कभी अपने यहाँ पर भी देखा होगा कि चलते चलते पंखा फूट गया, होता नहीं होता, पंखा जल गया। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मान लो कहीं ना कहीं जो अर्थ नहीं है ना, इस वजह से होता है। फिर जैसे हमने अर्थ लगवाया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हमें पता लगा यार अर्थ नहीं डाला उन्होंने पहले, तो अर्थ क्या कर रहा है? हमारे उपकरणों को बचाने में सहायता करता है। आगे बात समझ में। और इनसे पहले जैसे मान लो घरों में, जैसे वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ऐसे उपकरण की व्यवस्था रखें कि बाहर से 2 तार आ रहे हैं, एक भू संपर्कित तार। आप जरूरी नहीं कि बाहर से लाओ, आप यहीं घर में लगाकर नीचे जमीन के टच करा देना, नीचे लोहे की वस्तु या लोहे की कोई छड़ भूमि में गाड़ कर उसको आप उस तार से बांध दो, मतलब भू संपर्क कराना है। कहने का मतलब आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, याद हो तो, तड़ित चालक, तड़ित पढ़ा था। बिल्डिंगों के ऊपर जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है उसमें एक लोहे की छड़ लगी होती है तिकोनी, वो भी क्या काम करती है? भू संपर्कित तार का। क्योंकि बिजली गिरती है ना, बोलो क्या गिरती है? बिजली। अब बिजली गिरे, करंट जैसे हमारे जैसे मकान पे आए तो उस तार पे आकर वो तार बिल्कुल कहाँ टच होना चाहिए? जमीन पर, बीच में नहीं होना चाहिए, बीच मकान को फाड़ देगा। जमीन से टच होता है। आजकल जैसे अपन वो भीम बनाते हैं लंबे लंबे, उसका तार निकाल देते हैं और वो तार कहाँ से टच है? नीचे, जमीन से। तो पूरा जो करंट है वो कहाँ चला जाएगा? जमीन, और हम क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। तो भू संपर्कित तार क्या करता है?
करंट ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा करंट आ जाए तो उसको डायरेक्ट बूम में मिल जाता है, हमें सुरक्षित करता है। इसलिए अपन विद्युत उपकरण के बारे में 2-3 बातें लिखेंगे, ठीक है। चलो देखो बेटा, जो हमने समझा उसको लिख दिया कि जो घरेलू विद्युत परिपथ या मतलब घरों में जो लाइट आती है उसमें 3 तार होते हैं। सुन लो इधर, तीनों तारों के नाम अलग अलग हैं। घरेलू विद्युत परिपथ 3 प्रकार के तारों का प्रयोग किया जाता है। पहला तार है विद्युन्मय तार। विद्युन्मय मतलब जिसमें विद्युत जा रही है, जिसमें मेन करंट जा रहा है, मुख्य विद्युन्मय तार को अपन धनात्मक तार भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें कलर के अनुसार ही आपको डिवाइड किया गया है तारों को। वह तार जिस पर लाल रंग का विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी का मतलब अरे वही प्लास्टिक का कवर, लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण चढ़ा हो उसे विद्युन्मय तार कहते हैं। इससे ही धारा प्रवाहित होती है। अगला तार आता है उदासीन तार, जिसको अपन ऋणात्मक तार भी कहते हैं। अब यहां पर देखो उदासीन भी है, ऋणात्मक है। सर उदासीन मतलब तो जीरो होता है ना, प्लस माइनस थोड़ी होता है, वो बात मत जाना आप। तो ये धनात्मक है तो ये क्या है, ऋणात्मक। इसमें कोई लाइट वाइट नहीं है, आई बात समझ में। वो तार जिस पर काले रंग का विद्युत रोधी आवरण चढ़ा हो उसे उदासीन तार कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी हम घरों में लाइट जलाते हैं, कहीं बोर्ड में से अलग बल्ब जलाते हैं तो 2 तार निकालते बोलो, उनमें से एक तार में करंट जाता है, एक तो उसके साथ साथ चलता है। ये वही है कि साथ भी चलूंगा और तेरे काम भी नहीं आऊंगा। आई बात समझ में आ गया। रेल की पटरी के 2 पहिए, पति और पत्नी, है ना, सिस्टम वही है। कहने का मतलब ये, इसके तार अगर इसके साथ ये ना हो ना तो ये भी कुछ काम का नहीं है, और इसके साथ ये ना हो तो ये भी कुछ काम का नहीं है। दोनों को साथ में रहना पड़ेगा तभी जिंदगी चलेगी। तो उदासीन तार का मतलब है कि इसमें काले रंग का विद्युत रोधी तार है। अब ये काले हैं भाई, और ये अब ये काले जरूरी है। देखो ये उदासीन तार है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन साथ में चलना जरूरी है। इसको अपन फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इसे फेस कहते हैं। फेस, अरे फेस का मतलब चेहरा नहीं है, हाँ वो सिंगल फेस है, 2 फेस है, 3 फेस। हमारे खेतों पर 3 फेस की लाइट आती है और घर में सिंगल फेस की आती है। बस आगे बात समझ में। तो देखो साहब, इधर देखो, भूसंपर्कित तार तीसरा है। वह तार जिस पर हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण हो, हरे रंग का आवरण हो तो वह भूसंपर्कित तार कहलाता है। घरों में उपकरणों को ये अधिक विद्युत धारा ज्यादा आ जाए तो उससे बचाने का काम करता है। तीनों के बारे में समझ गए। अब अपन केवल वो परिपथ बना लेते हैं घरों में कैसे लाइट जाती है। सिंपल सा बनाएंगे अपन, अपने हिसाब से बनाएंगे, जरूरी नहीं किताब में ऐसा कैसे, अपन अपने हिसाब से बनाएंगे। हमें बस बाहर से 2 तार लाना है, तीसरा भी ले आना, अर्थ बाहर से ले आओ आप। 2 तार लाएंगे, जो मेन तार है लाल वाला, इसके बीच में अपन लगाएंगे क्या, फ्यूज तार। कौन सा तार? फ्यूज तार। समझ गए? फ्यूज तार क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर ज्यादा लाइट आ जाए तो वो तार मर जाए और दूसरों को बचा ले। समझ में आया? सर फिर अर्थिंग क्या करेगा? अरे अर्थिंग तो बचाएगा, वो बाद में बचाएगा, उससे पहले आपको वही बचा देगा। तो फ्यूज तार लगाएंगे, फिर उसको परिपथ को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। जहां जहां पर भी आप बोर्ड लगाओगे विद्युत के, या कोई सी भी जहां पर आप होल्डर लगाते हो या टी लगाते हो उसके लिए बोर्ड लगाओगे, वहां पर उसको समांतर क्रम में दोनों तारों से जोड़कर बाहर निकालते रहेंगे और हमारा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। चलो बनाते हैं उसको। देखो सुनो बेटा, अपने परिपथ बना दिया, अब लिखना बंद करो। इधर देखो, हमें सबको पता है कि यार घरों में लाइट आती है तो घरों में तो हम 2 ही तार लेते हैं। वैसे हमेशा कितने तार होते हैं? 3। एक तार अपन घर के अंतर ही कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाहर से हमारे पास कितने तार आए? 3। तीनों के नाम देखो। ये लाल वाला तार है, देखो अपने पास क्या है ना, एक ग्रीन रंग का नहीं, इसलिए ये लाल वाला तार आया। और ये काले रंग का उदासीन तार, लाल रंग का फेस आ गया। अब मैंने, ये मीटर है साहब, ये क्या है घर का, जिसको बोलते हैं विद्युत मापी, मतलब विद्युत का मापन करने घर पे जो मेन मीटर लगा होता है। मीटर से पहले एक मैंने बॉक्स लगा दिया जिसमें इस विद्युत में तार के बीच में यहाँ पर क्या लगा दिया? फ्यूज। क्या लगा दिया? जिसको मैंने बोला विद्युत प्रदाय बोल्ट का फ्यूज बोल दिया। आगे बढ़ाई लाइट, 2 तार आगे बढ़ रहे। अब आए हमारे पास मीटर में आए, मीटर में वही 2 तार लगेंगे, बोलो लग रहे। ये मीटर तो ऐसे मैंने बना दिया कि दिख रहा है कोई लड़का है, मतलब आप डिब्बा बना सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मीटर बनाया, मीटर को आगे बढ़ाया, दोनों तार आगे बढ़ रहे। सही 220 क्या लिखा? 220 यहाँ लिखो, आप यहाँ लिखो, कहीं भी लिख दो। 220 वोल्टेज का ही विभवांतर रहेगा हमेशा।
कितना वोल्टेज आती है हमारे घर पे? 220। हमारे घर पे लाइट कितने वोल्टेज वाली आती है? 220। या पूछ ले हमारे घरों पर विभवांतर तारों के बीच में विभवांतर कितना होता है? 220। समझ में आया? अब यहां पर ये ऐसा बॉक्स है जिस पर अलग अलग कमरों में या अलग अलग जगह हमारी जो लाइट जा रही है उसका कंट्रोल बिंदु यही है। इसको मैंने क्या बोला? देखो वितरण बॉक्स। क्या बोला? वितरण बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं इसे। मतलब यहां पर लाइट आ गई, अब अलग अलग जगह में लाइट भेजूंगा, यहीं से वितरित कर रहा हूं। बोलो कर रहा नहीं कर रहा? कर रहा नहीं कर रहा? हमारा वितरण बॉक्स है। बोलो क्या ये? वितरण बॉक्स का मतलब है यहां तक लाइट आ गई, अब इसमें इतनी कटआउटें बोलते हैं, एक तरह से यहाँ पर फ्यूज वायर लगे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग। साहब हमारे कितने कमरे? 3। कितने कमरे? 3। तो इसको मैं ऐसे और भी ऐसे बना सकता हूँ, माना ये, तो यहाँ पर ये ऐसा 2 तार आए ना, ये दोनों तार अंदर को इस प्रकार सेट करूँ कि एक डिब्बा ये बन गया फ्यूज कर। वितरण बॉक्स का मतलब है कि इसमें जितने अपन आगे प्रतिरोध लगाएंगे, प्रतिरोध का मतलब है कि अपन तार या वायर या फिर कुछ भी बोर्ड लगाएंगे, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अरे प्रतिरोध का मतलब समझते हो आप? अरे मैं इस कमरे में कितने प्रतिरोध है? इस कमरे में बोलो कितने प्रतिरोध इस कमरे में? अरे 2 तो पंखे और 1 ट्यूबलाइट, कितने प्रतिरोध? 3 ही तो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब जो प्रतिरोध जो धारा को अवरोध जो धारा को रोक रहा है, ये अपने में ले रहे हैं, ले रहे रोक रहे हैं, ये 3 प्रतिरोध। कहने का मतलब 1 2 3 प्रतिरोध है। तो यहां पर कितने फ्यूज हैं? कितने फ्यूज हैं? 3। देखो तो इसको मैं क्या लिखूंगा? वितरण बॉक्स या प्रत्येक परिपथ के लिए फ्यूज लगे होते हैं। अब यहां से ये 2 तार, इसके अंदर से 1 तार तो ये निकल गया, इसको लाल बना लो आप। ये तार तो लाल वाला है, इसमें गया लाल तार, और 1 तार काला आ ही रहा है। ठीक है, ये काला तार है, इसे ये काला तार आ रहा है, और ये वाला हरा तार है बेटा। हरा तार मतलब आपके जो परिपथ हैं, इन परिपथों में एक और वायर लगेगा जो वायर आपके उपकरणों को बचाएगा। ये वायर देखो इसमें भी लग रहा नहीं लग रहा? बोलो आई बात समझ में? ये वही है वायर। तो ये आपका हो गया साहब घरेलू परिपथ। क्या हो गया? तो इसमें लिख देते हैं घरेलू परिपथ में विद्युत व्यवस्था। घरेलू परिपथ में विद्युत व्यवस्था आरेख ऐसा बनता है साहब। तो कहने का मतलब आप अपने मन से बना सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बाहर से अपन 3 तार ला रहे, मीटर से जाने से पहले एक फ्यूज लगा लो, फ्यूज का बॉक्स बना दो, मीटर बना दो, मीटर के बाद एक वितरण बॉक्स बना दो, और उसमें से आप जरूरी नहीं कि 3 बनाओ, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। मतलब जितने इधर परिपथ है ना, उतने इधर परिपथ के लिए फ्यूज लगे होते हैं इसके अंदर। आई बात? इसको बोलते हैं एनसीबी बोलते हैं। अगर मान लो ये ज्यादा लाइट खा रहे हैं, इधर से लाइट, मतलब सुनो कि साहब यहां से ज्यादा लाइट आ गई और ये कम वाट के लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एमसीजी ऊपर से, वो बोलते हैं ना कि बटन नीचे हो गया, बटन ऊपर हो गया, मतलब यहाँ से वो बटन नीचे हो जाता है ताकि आगे लाइट नहीं जाएगी, उपकरण बच जाएंगे। बोलो वही फ्यूज है वाला सिस्टम है। अब मैं आपको सीधा सा बता दूं एक बात और, कि हमारे घरों पर जो ज्यादा बिजली खाने वाले उपकरण होते हैं, ज्यादा बिजली खाने वाले उपकरण जिसको बोलते हैं अपन हाई वोल्टेज के उपकरण, उनमें धारा कितनी? वो 15 एम्पियर का अपन उसमें वो लगाते हैं परिपथ। कितना एम्पियर का? 15 एम्पियर। मतलब किसके लिए? जैसे मान लो हीटर के लिए, इंडक्शन के लिए, फ्रिज के लिए, एसी के लिए, है ना, ये बड़ी बड़ी उपकरण के लिए। और जो नॉर्मल परिपथ है उसमें कितना एम्पियर की धारा हो जाती है साहब? 5 एम्पियर। जैसे नॉर्मल पंखे हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं आदि। टीवी में ना एलईडी आता है, वो जो पुरानी बड़ी वाली टीवी है ना, वो ज़्यादा एम्पियर खाती है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने टीवी नहीं लिखा। अब ये बातें लिखाऊंगा मैं अलग से, क्योंकि 15 एम्पियर की विद्युत धारा किस में जा रही है? बोलो। अब सुन लो, अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन वाइज चलाऊंगा। देखो हमारे घरों में कितना वोल्टेज आ रहा है? V बराबर कितना आ रहा है? 220 वोल्टेज आ रहा है। धारा कितनी खा रहा है? ये 15। कितनी खा रहा है? मतलब देखना प्रतिरोध कितना है। R बराबर कितना आता है? V अपॉन, बोलो 220 अपॉन 15, याद करो, लगभग वही कितना, 8 7 15 105। प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 15 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर अपन देखें आगे,
ये आपकी व्यवस्था बना लो। चलो इसको मत लिखना अभी। देखो बेटा अब तुम्हारा लगभग चैप्टर पूरा हो गया, जिसमें एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं उनको भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला जो हमारे घरों में जो परिपथ होता है ना वो दो प्रकार से होता है। कैसे? तो 15 एम्पियर का जो विद्युत धारा वाला अनुमप्तांक का जो परिपथ है, कितना एम्पियर वाला? 15 एम्पियर वाला। वो हाई वोल्टेज जो ज़्यादा वाट वाले जो हमारे उच्च शक्ति वाले उपकरण है, जैसे हीटर हैं, गीजर हैं, एसी हैं, बड़े बड़े कूलर हैं, जो ज़्यादा लाइट खाते हैं साहब, सीधा सा मीनिंग, जो ज़्यादा वाट के होते हैं उनके लिए अपन हमारे घरों पे अलग बोर्ड लगाते हैं, लगाते बोलो। तो जो लाइट मैन होता है, जो लाइट फिटिंग करने वाला होता है, उसको पता है यहाँ पर हाई वोल्टेज वाले उपकरण चलेंगे, तो उसके लिए वो अलग परिपथ बनाता है। और कितना एम्पियर वाला होता है वो? 15। याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि 5 एम्पियर जो नॉर्मल लाइट चलती है वो कितने एम्पियर वाला विद्युत परिपथ वाला होता है? देखो हमारे घरों में दो प्रकार का विद्युत परिपथ होता है, 15 एम्पियर अनुमप्तांक या 15 एम्पियर को मापने वाला परिपथ और 5 एम्पियर मापने वाला परिपथ। एम्पियर मतलब वही धारा का है ना। 15 एम्पियर धारा को मापने वाला परिपथ तो जिस कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर बड़े उपकरण चलाएंगे। 5 एम्पियर वाला कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर छोटे उपकरण, जैसे पंखे हैं, लाइट है, ट्यूबलाइट है, ये बल्ब से जलाएंगे। तो नॉर्मल ज़्यादातर तो 5 एम्पियर का है। मैंने बार बार बोला आपसे, घरों पे सबके लाइट फिटिंग है। जहाँ पर अपने बड़े उपकरण चलते हैं उसके लिए अलग से ही मोटा वाला बोर्ड आता है ना, वो वहाँ पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा एम्पियर की धारा खर्च होगी साहब, इसलिए। अब एक और क्वेश्चन बन जाता है कभी कि यार लघु पतन किसे कहते हैं? लिखना मत अभी। लघु पतन जो आपके तो टॉपिक हटा दिया, लेकिन कभी पूछ ले, लघु पतन को बोलते हैं अपन इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये नहीं कि सर्किट का मतलब है कि है ना आपके पास दोनों तार टच हो गए। कहने का मतलब जो हमारे पास दो तार है ना, कौन कौन से? एक तो लाल वाला, एक काला वाला। लाल मतलब विद्युन्मय तार और काला मतलब उदासीन तार। जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार किसी कारणवश एक दूसरे के टच हो जाते हैं तो हमारा परिपथ पहले ही पूरा हो जाता है। आगे होना था लेकिन पहले ही पूरा हो गया, बिना प्रतिरोध के पूरा हो गया, तो आगे उपकरण जल जाते हैं, मतलब उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो सीधा सा है, लघु पतन किसे कहेंगे? कि जब विद्युन्मय तार, विद्युत या विद्युन्मय कर दो, विद्युन्मय तार मतलब लाल तार व उदासीन तार दोनों संपर्क में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं साहब, तो इसे क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? बोलो लघु पतन। कभी कभार एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि अतिभारण का नाम से ही पता है। देखो अतिभारण मतलब क्या होगा? अति हो रही है साहब। अति का मतलब क्या है? अति का मतलब क्या है? अति का मतलब ज्यादा। अरे जितनी लाइट चाहिए उससे ज्यादा मतलब लाइट खर्च हो रही है, ज्यादा लोड हो रहा है। अतिभारण मतलब लोड, समझ गया आप? ये लोड ज्यादा हो रहा है साहब, और लोड ज्यादा होगा तो कुछ भी हो सकता है, तार जल सकते हैं। बोलो तभी तो बोलते हैं, मान लो अपन ने नॉर्मल तार ले लिया साहब एल्यूमिनियम का, और उस एल्यूमिनियम के तार से अपन हमारा हीटर चला रहे हैं, तो वो एल्यूमिनियम का तार जलेगा नहीं जलेगा? क्यों? क्योंकि लोड ज्यादा हो रहा है। लोड मतलब अति भार। एक क्षमता से अधिक विद्युत का प्रयोग करना, एक तरह से बोल सकते हैं कि क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींचना ही क्या कहलाता है? अतिभार। ये आपके टॉपिक हट चुके हैं ये छोटे छोटे, लेकिन कभी कभार पूछ लिया है ना, तो इसमें लिख सकते हैं कि लिखो जब विद्युत तार की क्षमता से, भाई तार लोड तार पे पड़ेगा और जब भी तो तार जलेगा। बोलो तो अतिभारण क्या है? जब विद्युत तार पर उसकी क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे अतिभारण कहते हैं। अतिभारण कहते हैं। अब सुन लो, अतिभारण है या फिर आपसे बोल दें कि हमारे घरों में सुरक्षा के लिए क्या क्या युक्तियां लगाई जाती, हमारे घरों में लाइट से ज्यादा हानि ना हो उसके लिए क्या क्या युक्तियां लगाई जाती? फ्यूज तार। कौन सा तार? और अभी मैंने बोला था एमसीबी, नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। एमसीबी को बोलते हैं, एम मतलब मिनिएचर, क्या बोलते हैं बोलो? मिनिएचर। और सी मतलब सर्किट, और बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है ब्रेकर, मतलब पहले ही ब्रेकर आ रहा है छोटा,
ताकि लाइट आगे जाए उससे पहले ब्रेकर पे रुके और वहां से बटन नीचे हो जाए, आगे लाइट ना जा पाए। तो पूछ लेता है, इसको भी लिख ही लेते हैं, अभी दिखा देंगे, सब दिखाएंगे इसको। ये भी लिख लेते हैं ना, सुरक्षा युक्तियां, सुरक्षा युक्तियां, ये सब नोट में लिख रहे हैं अपन। सुरक्षा युक्तियां क्या क्या हो सकती है बोलो? एक तो फ्यूज तार हो सकता है, बोलो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एमसीबी, एमसीबी पूरा नाम मिनिएचर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और अभी तो बोला था, सुन लो, भूसंपर्कित तार भी हमें सुरक्षा दे रहा है क्या? हाँ, भूसंपर्कित तार सुरक्षा दे रहा है। हाँ। तीसरा क्या है? भू संपर्कित तार। अब ये आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लेंगे, है ना? चलो, नहीं दिख रहा क्या? अभी दिखेगा। अब हमारे पास चैप्टर तो पूरा हो गया, लेकिन कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिससे आपसे पूछ लिया था कि क्या, अभी देखो कोई कह रहा है कि आपके मतलब 2 किलोवाट शक्ति का एक विद्युत तंदूर है जो आपके घर पे लगा हुआ है, और इसका मतलब समझना, जिसका विद्युत धारा अनुमप्तांक 5A है, इसका मतलब है वो 5 एम्पियर की धारा वाला जो बोल्ट है ना उसमें लगा है, तो क्या परिणाम आएगा देखेंगे। हमें तो ऐसे माइंड से तो पता लग गया यार, विद्युत तंदूर है मतलब हाई वोल्टेज वाला है, और हाई वोल्टेज वाले को तो कौन से एम्पियर में लगाते हैं? 15 में, और ये किस में लग रहा है? तो क्या करेगा, ये लोड की वजह से तार जला देगा। देखेंगे, देखो साहब, हमें पता है शक्ति कितनी है उसकी, P बराबर कितनी है? 2 किलो वाट। वाट में ले लो, कितना वाट हो गया? 2000 वाट आ गई, 2000 वाट आ गई शक्ति। V का मान कितना है? 220। देखो इधर तो धारा निकालना है, क्या निकालना है? सर धारा दे रखी है ना, कितने एम्पीयर दे रखी है? अबे धारा नहीं दे रखी, वो लिख रखा है उसने कि जिसका विद्युत अनुमप्तांक, मतलब वो इस बोल्ट में लगा हुआ है। ये थोड़ा समझने की बात है। अब धारा भी दे रखी है, शक्ति भी दे रखी है, भी दे रखी, तो क्या पूछ रहे हैं? पागल हो गया क्या वो? मतलब वो आपसे आप धारा निकालेंगे, हमें पता है। बोलो क्या पता है? क्योंकि P बराबर क्या होता है? V। P बराबर क्या होता है? तो I बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन P का मान कितना? V का मान कितना? 0 से 0। 200 में अगर 22 का भाग दूं, मतलब आप तो यूं सोचो 200/20 है, कितना है? 200/20 लग रहा है, लगभग 10 है ना, मतलब 10 तो नहीं, 0.9 समथिंग आ जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा। कितना? चलो आप तो भाग ही दे लो। 200 में कितने का भाग दूं? 22 का भाग नहीं जा रहा? जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना? जा रहा है क्या? 20 में जा रहा है क्या? 200 में जाएगा। कितनी बार? 10 बार। तो कितना हो गया? 220 हो गया। 9 बार जाएगा। 9 बार गया, कितना? 9 2 18 और 9 2 18 1 19, कितने बचे? 2। पॉइंट लगाया, पॉइंट कुछ भी हो, कितने एम्पियर की धारा है? कितने एम्पियर की धारा खींच रहा है? चलो पूरा निकाल लेते हैं, वही 9 आएगा, है ना? चलो, लगभग 9 एम्पियर की धारा खींच रहा है। कितने एम्पियर की धारा खींच रहा है? 9 एम्पियर। अब सुनना, कह रहा है क्या परिणाम अपेक्षित होगा? 5 एम्पियर में धारा में लगा रखा है, इसका जो होल्डर है टी, उसमें 5 एम्पियर में लगा रहा है। खा कितना रहा है? क्षमता से अधिक खा रहा है। तार की क्षमता कितने एम्पियर की, और खा कितनी रहा है? लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो कौन सी घटना होगी? अति भारण, और अति भारण से तार भी जल सकता है। थोड़ी देर चलेगा, जिसमें फट लगी से फूट जाएगा क्या? तार। तो देखो, अतः
समता से अधिक धारा प्रवाहित होने से अतिभारण होगा। अब सुन लो, तभी तो मैं ये बड़े बड़े जो उपकरण है ना, कितने एम्पियर वाले में लगवाता हूं। 15 तो बहुत ज्यादा है, खा तो नहीं रहा है। 15 में अगर 15 की भी खाएगा ना, तब भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। अब देख लो, निकाल लो। मतलब आपको देखो, मैं आपसे बस आपको परिणाम बता रहा हूं। अगर आपके पास 15 एम्पियर की धारा खाने वाला भी आ जाए, उसकी शक्ति कितनी होगी सोच लो। हमें पता है कि P बटा V बराबर I होता है। I का मान 15 कब आएगा, V का मान तो 220 है सही। तो 220 गुना 15 कर लो, कितना हो 0, 2 पंडी 30 को 0 हासिल 3, 2 पंडी 30 है 3, 3300 वाट। मतलब 3.3 किलो। 3300 वाट का अगर आप उपकरण लगाओगे ना, जब तक वो नहीं जलेगा। और 3300 वाट का अपन कुछ भी नहीं लगाते। लगाते हैं क्या? बोलो, नहीं लगाते। हो जाएगा 3300 वाट। तो हमने हाई मैक्सिमम, अगर आप 3300 वाट का उपकरण भी लगाओगे, तब तक आप अपने परिपथ को बता सकते हो कब, जब 15 एम्पीयर लगाओगे। 3300 वाट ज्यादा लगा लिया ना साहब, तो 15 एम्पीयर वाला भी फूट जाएगा। आई बात समझ में। और इतना बड़ा कोई उपकरण आता नहीं है घर पे, और आते तो भी बड़े बड़े आते हैं, जिनको अपन फिर डायरेक्ट जनरेटर की सुविधा के अनुसार लगाते हैं साहब। इसका मतलब समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये था कि अगर 2 किलोवाट की शक्ति का तंदूर आप 5 एम्पियर वाले में लगा दोगे तो तार जल जाएगा। इसलिए आप समझदार हो, बड़े उपकरणों को 15 एम्पियर धारा अनुमप्तांक में लगाना, छोटे उपकरण को किस में लगा देना बोले से 5 एम्पियर। आगे बात समझ में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल और नया चैप्टर के साथ। चलो।